क्या हालचाल है? बढ़िया है। चलिए, कुछ होमवर्क भी दिए थे। राज्य का स्थापना वर्ष ब्लैक मानचित्र पर लिख करके लाना है। याद है? कुछ लिख करके लाए हैं? कहाँ है जी? ए लड़की, ए नहीं लाई है, छूट गया है। कहाँ है जी? ए लड़की, कहाँ है? कहाँ है? उठाइए, ब्लैक मानचित्र उठाइए तो देखते हैं कितने लोग बनाए। उधर सांप सूंघ गया है आप लोग को। इधर 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 देखिए ये सब। चलिए चलिए, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ए ध्यान दीजिएगा आप। हेलो हेलो हेलो। चलिए शांत रहिए। अब देखिए, आज जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उस टॉपिक का नाम है नागरिकता। क्या नाम है? नागरिकता। नागरिकता अंग्रेजी में कहे तो सिटीजनशिप। जो नागरिकता है, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारत के संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच वर्णित है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच वर्णित है। अब प्रश्न यह उठता है कि नागरिकता क्या है? नागरिकता क्या है? तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि भारत देश और वहां रहने वाले लोगों के बीच का जो कानूनी संबंध होता है उसे ही भारत की नागरिकता कहा जाता है। भारत देश तथा इस देश में रहने वाले लोगों के बीच का जो कानूनी संबंध होता है, कानूनी संबंध होता है, इस कानूनी संबंध को ही नागरिकता कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा। देखिए, जैसे समाज में देखते होंगे आप, विवाह होता है। जब विवाह होता है तो दो परिवार के बीच संबंध स्थापित होता है, और जब दो परिवार के बीच संबंध स्थापित होता है तो दोनों परिवार एक दूसरे के प्रति जवाबदेह हो जाता है। लड़का पक्ष के लिए जवाबदेह हो जाता है और लड़की पक्ष के लिए जवाबदेह हो जाता है। जवाबदेह हो जाता है मतलब अगर मान लिया जाए कि लड़की के यहां कोई फंक्शन है तो निमंत्रण लड़का पक्ष को भेजा जाएगा। लड़का पक्ष के आगमन पर लड़की पक्ष मान आदर सम्मान जो भी होता है सब चीज करेगा। या फिर अगर मान लिया जाए लड़का के यहां कोई भी विशेष आयोजन है तो वो लड़की पक्ष को आमंत्रित करता है और इधर से गए लोगों का मान सम्मान करता है। अब कहीं भी किसी के यहां भी फंक्शन होता है तो रोड पर जाने वाले व्यक्ति को तो खाना नहीं खिला दिया जाता है या उनका तो मान सम्मान नहीं किया जाता है, बल्कि जिसके यहां फंक्शन होता है उनका संबंध जिनके साथ है उनका सम्मान किया जाता है, उनको भोजन करवाया जाता है। सबको तो भोजन नहीं करवाया जाता है। तो वैसे ही अगर बात नागरिकता की करें तो नागरिकता क्या है? तो भारत देश में रहने वाले लोगों तथा भारत देश के बीच का जो कानूनी संबंध होता है उसी को नागरिकता कहा जाता है। और इस नागरिकता के बदले दोनों एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होता है। भारत अपने नागरिकों को लेकर क्या जवाबदेह होता है? भारत अपने नागरिकों को लेकर यह जवाबदेह होता है कि भारत के भीतर सरकारी नौकरी भारत के लोगों को मिले, भारत के संवैधानिक पद पर भारत के लोग आसीन हो, भारत के निर्वाचन में भारत के जनता उम्मीदवार हो, भारत के निर्वाचन में भारत की जनता मतदाता हो। जैसे आप देख लीजिए, भारत में अगर सरकारी नौकरी करना है, फॉर्म भरने वक्त एक कॉलम आता है आप इंडियन है या क्या है। इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर भारत की जनता ही आसीन हो सकता है। भारत में जो चुनाव होता है, लोकसभा, विधानसभा या अन्य जो भी चुनाव होता है, उस चुनाव में जो मतदान होता है, मतदान भारत की जनता ही कर सकता है। क्या कोई अमेरिकी व्यक्ति आकर भारत में राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं। क्या कोई रूस का नागरिक भारत के चुनाव में आकर मतदान कर सकता है? नहीं, एकदम नहीं कर सकता है। तो भारत देश भारत के नागरिकों को भारत में नौकरी करने का अधिकार देता है, संवैधानिक पद पाने का अधिकार देता है, निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार देता है। भारत देश ये सब अधिकार अपने देश के नागरिकों को देता है। बदले में भारत नागरिकों से कुछ आशा रखता है। बदले में भारत नागरिकों से सिर्फ ये आशा रखता है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा में तत्परता भारत के लोग दिखाए। बस इतना ही आशा रखता है, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी आशा और अपेक्षा नहीं रखता है। मतलब भारत देश भारत की जनता को सब चीज देता है, लेकिन भारत देश भी भारत की जनता से कुछ अपेक्षा रखता है। और भारत देश भारत की जनता से यह अपेक्षा रखता है कि जब भारत संकट में हो तो भारत के लोग भारत की रक्षा करें, भारत के लोग भारत की रक्षा करें। मतलब मान लिया जाए चीन भारत पर आक्रमण कर दिया तो देश की हर जनता का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत देश की रक्षा के लिए उठ खड़ा हो। यही है। अब देखिए, नागरिक अगर भारत की आप बात करेंगे तो भारत में हम, आप या भारत के कोई भी नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होता है, वह किसी राज्य विशेष का नागरिक नहीं होता है। भले आप बिहार में पैदा हुए हो, आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हो, आप झारखंड में पैदा हुए हो, आप एमपी में पैदा हुए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी पैदा हुए हो, आप भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। भारतीय राज्य क्षेत्र कहने का मतलब हुआ उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात।
आप कहीं भी पैदा होते हैं, आप गुजरात में पैदा हुए हैं, आप अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुए हैं, आप पंजाब में पैदा हुए, आप कर्नाटक में पैदा हुए हैं, आप कहीं भी पैदा हुए हैं, आप भारत के नागरिक हैं। आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं, आप किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं हैं। भारत में भारत के लोगों को सिर्फ एक नागरिकता दी जाती है, वो भारत की नागरिकता दी जाती है। अर्थात भारत की बात की जाए तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतवर्ष में सिर्फ हम, आप या भारत के नागरिक होते हैं, वो किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं होते हैं। और भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। जैसे ब्रिटेन में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रांत का नागरिक क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति का जन्म किसी भी प्रांत में क्यों ना हुआ हो, वह सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का नागरिक है, वह किसी राज्य विशेष का नागरिक नहीं है। उसी प्रकार से भारतवर्ष के भीतर आपका जन्म किसी भी प्रांत में हुआ हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हुआ हो, आप सिर्फ भारत के नागरिक है, किसी राज्य विशेष के नागरिक आप नहीं हो सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अमेरिका की बात करेंगे, अगर आप स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दो ही नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अमेरिकी प्रांत का नागरिक होता है, फिर बाद में वे अमेरिका का नागरिक होता है। अमेरिका में राज्य की भी नागरिकता दी जाती है और अमेरिका देश की भी नागरिकता दी जाती है। जैसे भारत में 28 प्रांत है, उसी प्रकार से अमेरिका में 50 प्रांत है, 50 प्रांत है। टेक्सास हो गया, अलास्का हो गया, ये सब अमेरिका का प्रांत है। मान लिया जाए अमेरिका के अलास्का प्रांत में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसे अलास्का की राज्य सरकार के द्वारा भी नागरिकता दी जाती है और अमेरिका के द्वारा भी नागरिकता दिया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अमेरिका के भीतर कोई व्यक्ति किसी राज्य विशेष का भी नागरिक होता है और साथ ही साथ अमेरिका देश का भी नागरिक होता है। मतलब उसके पास दो ही नागरिकता होती है। लेकिन भारत में सिर्फ एक नागरिकता होती है, वो भारत की नागरिकता होती है। अमेरिका जैसे देशों में, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दो ही नागरिकता का प्रावधान है, दो ही नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब देखिएगा, विश्व का कोई भी देश हो, भारत हो, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, ब्राजील हो, फ्रांस हो, विश्व का कोई भी देश हो, वहां पर नागरिक दो प्रकार का होता है, एक देशी और दूसरा विदेशी। विश्व का कोई भी देश हो, वहां नागरिक दो प्रकार का होता है, एक आपको देशी और दूसरा आपको विदेशी। देखिए, देशी नागरिक उस नागरिक को कहा जाता है जो उस देश का मूल नागरिक हो, उसे देशी नागरिक कहा जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में हम, आप या आप सभी देशी नागरिक, भारत के संदर्भ में हम, आप, हम सभी लोग देशी नागरिक है। भारत के संदर्भ में हम सभी लोग देशी नागरिक। वही अगर बात विदेशी नागरिक की करें तो मान लिया जाए कोई रूस का व्यक्ति भारत में आकर रह रहा है, वो भारत के लिए विदेशी नागरिक हो गया। कोई अमेरिका का व्यक्ति भारत में आकर रह रहा है, वह विदेशी नागरिक हो गया। कोई जर्मनी का व्यक्ति भारत में आकर रह रहा है, वह विदेशी नागरिक हो गया। कोई कनाडा का व्यक्ति भारत में आकर रह रहा है, वह विदेशी नागरिक हो गया। जिस प्रकार भारत के लोग किसी भी देशों में जाकर रह सकते हैं, वैसे ही विश्व के लगभग सभी देशों के लोगों को यह अधिकार है कि वह भारत में भी आकर रह सकता है, तो भारत में एक तो भारत के लोग हैं ही, साथ ही साथ भारत में कुछ विदेशी लोग भी हैं, तो भारत में दो प्रकार के लोग हैं, या विश्व के किसी भी देश में दो प्रकार के लोग हैं, एक देशी और दूसरा विदेश। देशी मतलब यहां के जो मूल नागरिक है देशी, और जो दूसरे देश के लोग हैं लेकिन भारत में आकर के रह रहे हैं, वह भारत के लिए हो जाएगा विदेशी। क्या हो जाएगा? विदेशी। अब अगर आप देशी लोगों की बात करेंगे तो देशी लोगों को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। आपको सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त है, जैसे आप अगर अपने घर में आए, आपको सब अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर आप अपने बहन के ससुराल चले गए, वहां पर आपको सब अधिकार प्राप्त नहीं होगा। या अगर आप अपने भाई के ससुराल चले गए, वहां पर भी आपको सब अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जैसे अगर आप अपने घर में आए, हल्ला मत कीजिए, अगर आप अपने घर में आए तो आप अपने घर में अपने से भी खाना बना करके खा सकते हैं। आप अपने घर में सभी के रूम में जा सकते हैं, कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं रहता है। लेकिन मान लिया जाए कि अगर आप अपने भाई या बहन के ससुराल गए, वहां पर आप अपने से खाना बना करके नहीं खा सकते हैं, वहां पर आप सभी के रूम में इंटर भी नहीं कर सकते हैं, वहां पर आप पर एक पाबंदी लगी हुई होती है। वैसे ही भारत के लोग अगर हैं तो भारत में उसे सब प्रकार का अधिकार प्राप्त है, टोटल सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे मौलिक अधिकार के संदर्भ में हो या अन्य किसी भी अधिकार के संदर्भ में हो। भारत के भीतर भारत के लोगों को हर प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। अगर बात मौलिक अधिकार के संदर्भ में करें तो जब आप नागरिकता को पढ़ेंगे तो नागरिकता को पढ़ने के बाद मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे, और मौलिक अधिकार की चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35। भारत के लोगों को यानी देशी लोगों को अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक टोटल मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, टोटल 100%, 100% मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन वही अगर विदेशी नागरिकों की बात करें तो विदेशी नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जैसे आप अपने बहन या भाई के ससुराल जाते हैं तो आपको सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप वहां के लिए मेहमान होते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी विदेशी नागरिक की बात की जाए तो विदेशी नागरिकों को सभी प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। विदेशी नागरिकों को 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता, विदेशी नागरिकों को 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 16 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 29 में जो मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 30 में जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। ये मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता। इसके अलावे अन्य सभी मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त होता है। इसके अलावे अन्य सभी मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त होता है। ध्यान से इस लाइन को समझिएगा, यहां से आपके बिहार दरोगा परीक्षा में प्रश्न आया है और आगे भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। देखिए, आपको देशी नागरिकों को अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 सब देशी नागरिक को सब प्राप्त होता है, टोटल फुल में फुल, समझे पूरा। लेकिन विदेशी नागरिकों की अगर बात की जाए तो विदेशी नागरिकों को 5 को प्राप्त नहीं होता, 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 के अलावे अन्य सभी प्राप्त होते हैं, ये 5 के अलावे अन्य सभी प्राप्त होते हैं। जैसे
E5 को प्राप्त नहीं होता है और E5 के अलावा अन्य सभी प्राप्त होता है, मतलब जैसे 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, ये सब विदेशी नागरिक को प्राप्त होता है, लेकिन E5 को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यहां पर हम आपको स्पष्ट कर दिए हैं कौन विदेशी नागरिक को प्राप्त होता है। देशी नागरिक में तो एक लाइन सब प्राप्त होता है, विदेशी नागरिक को कौन प्राप्त होता है, कौन प्राप्त नहीं होता। तो विदेशी नागरिक को 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त नहीं होता, लेकिन उसके अलावा अन्य सभी प्राप्त होता। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि क्या यह बात कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होता है। क्या ये बात कर सकते हैं? हाँ या ना? कर सकते हैं ना? आए कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कितने ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होता? कौन कौन? यही प्रश्न दूसरे भाषा में पूछ रहे हैं। कितने ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के लोगों को प्राप्त होता? आंसर 5। कौन कौन? 15, 16, 19, 29 और अब थोड़ा अलग हट करके प्रश्न पूछ रहे हैं, हो सभास में ध्यान से जवाब दीजिएगा। कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं, कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारत के लोग और विदेशी दोनों को प्राप्त होता है? 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये बात बोल सकते हैं? हाँ या ना? सब चीज क्लियर हुआ यहां से? अब देखिए, जैसे जैसे भारत में 2 प्रकार के नागरिक होते हैं, देशी और विदेशी, उसी प्रकार से बात अगर विदेशी नागरिकों की करें तो विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। विदेशी नागरिकों की अगर बात करें तो जो विदेशी नागरिक होता है ये 2 प्रकार का होता है। विदेशी नागरिक 2 प्रकार का होता है। जैसे किसी भी देश में नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, देशी और विदेशी, उसी प्रकार से अगर विदेशी नागरिकों की बात करें तो विदेशी नागरिक किसी भी देश में 2 प्रकार का होता है, एक मित्र देश का विदेशी नागरिक और एक शत्रु देश का विदेशी नागरिक। तो विदेशी नागरिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मित्र देश का विदेशी नागरिक और एक दूसरा शत्रु देश का विदेशी नागरिक। शत्रु देश का विदेशी नागरिक, अब देखिएगा यहां पर मित्र देश का विदेशी नागरिक, उस देश के नागरिकों को मित्र देश का विदेशी नागरिक कहा जाता है जिस देश के साथ भारत का कभी युद्ध नहीं हुआ हो, जिस देश के साथ भारत का संबंध मधुर रहा हो, यानी भारत का संबंध अच्छा रहा हो, चाहे भारत का व्यापारिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, सांस्कृतिक संबंध हो, कोई भी संबंध। अगर किसी देश के साथ भारत का युद्ध नहीं हुआ है तथा भारत का संबंध उसके साथ अच्छा रहा है, वह देश भारत के संदर्भ में मित्र देश कहलाता है और वहां के नागरिक भारत के संदर्भ में मित्र देश के विदेशी नागरिक कहलाते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में रूस, भारत के संदर्भ में रूस, भारत का सबसे बड़ा मित्र देश रूस रहा है, रूस रहा है। देखिए रूस का नाम हम क्यों ले रहे हैं? रूस का नाम लेने के पीछे कारण है। क्या कारण है? 1965 में जब भारत पाक युद्ध हो रहा था ना, तो अमेरिका पाकिस्तान का मदद कर रहा था, रूस भारत का मदद कर रहा था। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो अमेरिका पाकिस्तान का मदद कर रहा था, रूस भारत का मदद कर रहा था। 1971 में जब भारत पाक युद्ध हो रहा था तो उसमें भी अमेरिका पाकिस्तान का मदद कर रहा था, रूस भारत के साथ खड़ा था। भले आज हमारे मोदी जी अमेरिका में जाकर कुछ भी करते हो, मतलब उससे नहीं आए, लेकिन जितना बेहतर मित्र भारत का रूस रहा है उतना अमेरिका नहीं रहा। अमेरिका दोगला देश है, दोगला। समझिए, अमेरिका कब मुंह मोड़ लेगा कहना मुश्किल होता है, लेकिन रूस की अगर आप बात करेंगे, रूस कभी भी भारत से मुंह नहीं मोड़ा है। तो इसलिए अमेरिका का एग्जांपल हम नहीं दिए, रूस का एग्जांपल दिए। अब आपको शत्रु देश, भारत के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, भारत के संदर्भ में शत्रु देश उस देश को कहा जाता है जिसका भारत के साथ युद्ध हुआ हो या भारत के साथ संबंध अच्छा नहीं रहा हो। जैसे भारत के संदर्भ में पाकिस्तान, भारत के संदर्भ में चीन, ये सब भारत के संदर्भ में शत्रु देश है और यहां के नागरिक भारत के संदर्भ में शत्रु देश के विदेशी नागरिक है, यहां के नागरिक भारत के संदर्भ में शत्रु देश के विदेशी नागरिक है। अब देखिए यहां पर मित्र देश और शत्रु देश बताने का कारण क्या? मित्र देश और शत्रु देश, ये सब लड़की उसको उधर मुंह करके रखना, नम हवा लगेगी, मुंह तोड़ देंगे हम। कौन इधर किया इसको? इसको उधर कीजिए, उधर कर दीजिए। अल्लाह ने देखिए ये तो पकड़ लिए, हवा लग रहा है जी, कोना वाली सबको हवा लगे। हाँ चलिए, अल्लाह ने देखिए मित्र देश और शत्रु देश बताने के पीछे कारण है। क्या कारण है? इस कारण को आप समझिएगा। क्या कारण है? कारण को समझिएगा आप। कारण है एक अनुच्छेद 22। देखिए अनुच्छेद 22 एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है, उस गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को 3 अधिकार प्राप्त है। पहला, वह गिरफ्तारी का कारण जान सके। दूसरा, 24 घंटा के भीतर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। तीसरा, वह अपने मन मुताबिक वकील रख सकता है। ये 3 अधिकार किसी गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अनुच्छेद 22 प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 प्रदान करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बात अगर अनुच्छेद 22 की करें, अनुच्छेद 22 मित्र देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त होता है। अनुच्छेद 22 मित्र देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त होता है। मतलब अगर रूस का कोई व्यक्ति भारत में भारत की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो वह
भारत की पुलिस से गिरफ्तारी का कारण जान सकता है, उसे न्यायालय के समक्ष 24 घंटा के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है और वह अपने मन मुताबिक वकील रख सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में गिरफ्तार होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में गिरफ्तार होता है, मतलब शत्रु देश का विदेशी नागरिक अगर भारत में गिरफ्तार होता है, तो फिर उसे गिरफ्तारी के कारण जानने का कोई अधिकार नहीं है, 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का कोई अधिकार नहीं है और वह अपने मन मुताबिक वकील भी नहीं रख सकता। तो अनुच्छेद 22 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 22 मित्र देश के विदेशी नागरिकों को प्राप्त होता है, लेकिन शत्रु देश के विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 22 में यह अंतर है। अनुच्छेद 22 को लेकर के ही, अनुच्छेद 22 को समझाने के लिए ही विदेशी नागरिकों को दो भाग में हमने आपको बांटा, मित्र देश का विदेशी नागरिक और शत्रु देश का विदेशी नागरिक। अब यहां पर थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए, अब यहां पर हम एक बात कह सकते हैं, 22 प्राप्त होता है, इसको प्राप्त नहीं होता, पहली बात ये। दूसरी बात यह कहा जा सकता है कि जो शत्रु देश के विदेशी नागरिक होते हैं और जो मित्र देश के विदेशी नागरिक होते हैं, उसमें अंतर होता है मात्र अनुच्छेद 22 का। मित्र देश के विदेशी नागरिक को सिर्फ 5 मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त नहीं होता है, लेकिन शत्रु देश के विदेशी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, 15, 16, 19, 22, 29 और 30। क्या यह बात कर सकते हैं? यह बात आप हजम कर पा रहे हैं? तो अनुच्छेद 22 कहीं ना कहीं मित्र देश के विदेशी नागरिक और शत्रु देश के विदेशी नागरिक के बीच विभेद या अंतर बताता है या नहीं बताता है? अनुच्छेद 22 किसको प्राप्त है, किसको प्राप्त नहीं है? कुछ समझ में आया? आ गया सही में? इतना बात समझ गया? हाँ, अच्छा, एगो सूचना देते हैं। लाइब्रेरी अपना बन गया है, पता है या ना? पता है ना? लाइब्रेरी में बुक भी डाल दिया है, पता है या नहीं है? और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बुक डाले हैं, पूरा एनसीईआरटी डाल दिए हैं, एनसीईआरटी पूरा। और एक सेट नहीं, एक बुक का 50 सेट 100 सेट। देखिए, लाइब्रेरी का मूल कंसेप्ट क्या है? जैसे हम बीटेक कॉलेज में थे तो वहां पर लाइब्रेरी जाते थे पढ़ने, तो पूरा बुक रहता था और जो है अपना किसको प्राप्त नहीं है? कुछ समझ में आया? और जो मित्र देश के विदेशी नागरिक होते हैं उसमें अंतर होता है मात्र अनुच्छेद 22 का। मित्र देश के विदेशी नागरिक को सिर्फ 5 मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त नहीं होता है, लेकिन शत्रु देश के विदेशी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, 15, 16, 19, 22, 29 और 30। क्या ये बात कह सकते हैं? ये बात आप हजम कर पा रहे हैं? तो अनुच्छेद 22 कहीं ना कहीं मित्र देश के विदेशी नागरिक और शत्रु देश के विदेशी नागरिक के बीच विभेद या अंतर बताता है या नहीं बताता है? अनुच्छेद 22 किसको प्राप्त है, किसको प्राप्त नहीं है? कुछ समझ में आया? आ गया सही में? इतना बात समझ गए? हाँ, अच्छा, एगो सूचना देते हैं। लाइब्रेरी अपना बन गया है, पता है या ना? पता है ना? लाइब्रेरी में बुक भी डाल दिए हैं, पता है या नहीं है? मीटर लगाना है, एसी इसी वजह से नहीं चल रहा है कि मीटर में जितना फ्री में निःशुल्क फ्री लाइब्रेरी अलॉट किए हैं, एकदम निःशुल्क। उन लोगों से 1 महीना तक कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और 1 महीना उनको एक कर दीजिएगा तो फिर वो सफल हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए जो है, आप लोग को लगता है कि सिर्फ लाइब्रेरी में खिलाएंगे, रुकिए ना, खिलाएंगे, चिंता मत कीजिए, खिलाएंगे। आइए, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस ना, चलिए आइए। नागरिकता के विषय में जानकारी भारतीय संविधान को कौन भाग से मिल भाग कौन अनुच्छेद से? कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 5 से। अच्छा, एक बात बताइए, भारत राष्ट्र तथा वहां रहने वाले लोगों के बीच का जो कानूनी संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? भारत में संवैधानिक पद सिर्फ भारत के लोग धारण कर सकते हैं, भारत के चुनाव में सिर्फ भारत के लोग भाग ले सकते हैं, हाँ या ना? क्या कोई विदेशी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? राष्ट्रपति बनने की योग्यता में पहला शर्त यह है भारत का नागरिक हो। भारत का, समझे? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जी। भारत में कैसी नागरिकता का और भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये किस देश से लिया गया? किस देश से? अमेरिका में कैसी नागरिकता? ब्रिटेन, सॉरी, स्विट्जरलैंड में। क्लियर? किसी भी देश में नागरिक कितने प्रकार के? कौन? देशी और देशी नागरिकों को सब मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, विदेशी को सब होता है।
भारत के संदर्भ में विदेशी नागरिकों को कौन से 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते? आए कितने ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है? कौन कौन? 15, 16, 19, 29 और 15, 16, 19, 29 और 30। क्लियर है ये बात? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, विदेशी नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक बात बताइएगा, मित्र देश के विदेशी नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त आए? शत्रु देश के विदेशी कौन कौन? अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से जवाब दीजिएगा, मित्र देश के विदेशी नागरिक और शत्रु देश के विदेशी नागरिक में कौन सा अनुच्छेद विभेद उत्पन्न करता है? अनुच्छेद क्लियर है? 22 किसको प्राप्त होता है, किसको प्राप्त नहीं होता? किसको प्राप्त नहीं होता? आए क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिएगा, जानते हैं आज सुबह का एक बात बता रहे हैं। अब आज सुबह में जो है क्या हुआ, हम जो है उधर डाक बंगला चौराहा से घूमते हुए आ रहे थे अपना, सुबह में 6 बजे का बात है, सुबह में 6 बजे 5:30, हाँ 6 बजे का बात है। आपको जो है डाक बंगला चौराहा से आप इधर आएंगे, पूरा आएंगे तो एक पुलिस चौराहा मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक रहता है। वहाँ पे एक लड़की जो है, पता नहीं हम तो देखे नहीं, हमें स्कूटी से उतर के, मेरा तो बुलेट देखने के बाद अपने दिमाग में काम करता है, हम दूर से देखे तब मेरा स्कूटी नहीं चलने लगा, समझे? तो उसमें हम आपको बता रहे हैं कि लड़की को हम बड़ी दूर से देखे, उसका हत्या हो गया था। अब सच्चाई क्या है नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो है लड़की को देखे कि जो है कोई बोल रहा था कि जो है बस धक्का मार दिया, ठीक है, कोई बोल रहा था बस धक्का मार दिया है, और कोई बोल रहा था कि जो है कोई गोली मार दिया है उसको। अब क्या सच्चाई है पता नहीं है, लेकिन लड़की जो है साइकिल से कहीं जा रही थी, और जो है उसका लाश रोड पे पड़ा हुआ था, बैग पीछे में लटका हुआ था, और ब्लड तो हमको लगता है पानी की तरफ बह रहा था। अब सच्चाई क्या था पता नहीं, समझे? कल के न्यूज़ में तो हमको देना चाहिए, देखिए प्रशासन भी क्या करता है जानते हैं? प्रशासन हम आपको बता रहे हैं, पहले हमको भी नहीं पता था, देखिए होता है मर्डर, दिखा देता है कुछ और, प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा करता है। अब क्या सच्चाई है पता नहीं, समझ गया? तो बड़ी स्थिति गड़बड़ है पटना सुरक्षित नहीं रहा। अब अगर मान लिया जाए बसे धक्का मार दिया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ट्रैफिक सिस्टम पटना का बेहतर नहीं है। अगर मान लिया जाए कोई गोली मार दिया, और उतना जो है चौराहा पर गोली मारना बहुत बड़ी बात है, समझे? वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हर चीज लगा हुआ है। अब क्या है सच्चाई पता नहीं, लेकिन बड़ी दुखद घटना था ये, समझे? और प्रशासन को देखिए अगर किसी को गोली भी मार दिया जाता तो तुरंत नहीं मरता है, या बसे धक्का मार तुरंत नहीं मरता है। 2 जीप प्रशासन था लेकिन कोई उसको छू तक नहीं रहा था, समझ गया? होना ये चाहिए था कि उसको एक रैंडम हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, लेकिन देखिए ना वहाँ का आम जनता, वहाँ के आसपास का आम जनता, और ना ही जो है प्रशासन कोई हाथ नहीं लगा रहा था, सब दूर से ही जो है अपने में सब बात कर रहा था। ठीक है, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, समझे? आगे आ जाइए। नागरिकता, देखिए नागरिकता को लेकर चर्चा है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। देखिए अगर आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो भारत के संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान यह कहता है कि भारत में नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। भारत में नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। तो जो नागरिकता है, नागरिकता को लेकर कानून भारत की संसद बनाती है। देखिए नागरिकता, या तो हमें भारत का नागरिकता लेना है या हमें भारत की नागरिकता का परित्याग करना है, या तो हमें भारत की नागरिकता लेना है या भारत की नागरिकता का हमें परित्याग करना है। तो भारत की नागरिकता लेने संबंधी बात हो या भारत की नागरिकता त्याग करने संबंधी बात हो, भारत की नागरिकता लेने को लेकर भी कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है, और भारत की नागरिकता छोड़ने को लेकर भी कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। और आप अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में अनुच्छेद 11 को आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद 11 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 ही यह कहता है कि भारत के भीतर भारत की नागरिकता प्राप्त करने को लेकर हो या समाप्ति को लेकर हो, हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 ने नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार जो भारत की संसद को दिया है, भारत की संसद इस अधिकार का प्रयोग करते हुए ही नागरिकता को लेकर 1955 ईस्वी में कानून बनाया है, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है, नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। देखिए जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, यह अधिनियम नागरिकता को लेकर बनाए गए कानूनों में मूल अधिनियम है। नागरिकता अधिनियम 1955 की अगर हम बात करें तो यह अधिनियम नागरिकता को लेकर बनाए गए कानूनों में मूल अधिनियम है। और भारत की संसद समय समय पर इसी अधिनियम में संशोधन करता रहा है। नागरिकता अधिनियम 1955 में कई दफा संशोधन हुए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में
1957 ईस्वी में संशोधन हुआ, 1960 में संशोधन हुआ, 1985 में संशोधन हुआ, 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ, 2003 में संशोधन हुआ, 2005 में संशोधन हुआ, 2015 में संशोधन हुआ और 2019 में संशोधन हुआ। 2019 में संशोधन हुआ। नागरिकता अधिनियम 1955 में ही संशोधन हुए हैं और नागरिकता अधिनियम 1955 में 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन हुए हैं। अब तक नागरिकता अधिनियम 1955 में इतना बार संशोधन हो चुका है। और देखिए जो लेटेस्ट संशोधन है वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है। वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2000 जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहा गया, CAA 2019, सुने हैं ना? CAB आया था पहले, यानी पहले बिल आया, लेकिन जब संसद अनुमति दे दिया तो वही बिल एक्ट बन गया। CAB आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया, लेकिन उस बिल को जब भारत की संसद ने मंजूरी दे दी तो वही CAB CAA हो गया, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 था, इसमें क्या था? इसमें यह कहा गया कि इसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वे अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो वे भारत की नागरिकता ले सकते हैं। मतलब ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के अल्पसंख्यक समुदाय को, इन तीनों देशों के अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की नागरिकता प्रदान करने को लेकर, भारत की नागरिकता प्रदान करने को लेकर घोषणा करता है। और देखिए यह जो देश है, इस देश में मुसलमान बहुसंख्यक समुदाय में आता है। इन देशों में चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, इन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक समुदाय में आता है, बहुसंख्यक। यहां की अधिकतर आबादी मुस्लिम है, मुस्लिम आबादी वाला देश है ये, मुस्लिम आबादी वाला देश है ये। इन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक में आता है। मुसलमान के अलावे इन देशों में सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, ये सब अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं इस देश में। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है वह यह कहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, इन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इन देशों में रहने वाले मुसलमानों को भारत की नागरिकता लेने पर प्रतिबंध लगाता है। भारत की नागरिकता लेने पर प्रतिबंध लगाता है। और यही कारण था कि इस एक्ट का विरोध हुआ था। यही कारण था कि इस एक्ट का विरोध हुआ। और देखिए भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का कहना था कि ये जरूरी थोड़े है कि इन देशों में रहने वाले सिर्फ इन्हीं समुदायों का शोषण होता होगा। यह तो जरूरी नहीं है। इन देशों में रहने वाले क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों का शोषण नहीं होता होगा? तो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का कहना था कि नहीं, इन देशों में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी शोषण होता होगा। तो भारत सरकार को यह होना चाहिए कि भारत सरकार जो है इसमें मुस्लिम भी जोड़ दे, मुस्लिम भी जोड़ दे, मुस्लिम भी जोड़ दे। लेकिन कितना भी विरोध हुआ, भारत सरकार अपनी बात पर अड़ा रहा। और बात भी सही है, भारत में ऐसे ही पहले से बहुत जनसंख्या है कि ना? है, भारत में बहुत जनसंख्या पहले से ही है, समझ गए। खैर जो भी है, तो मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कुछ आपके समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में जा रहा है कि आखिरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या था और इसका विरोध क्यों हो रहा था, कुछ समझ में आ रहा है। और देखिए इसके सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष बहुत कुछ है, लेकिन इन चीजों से हम लोगों को कोई लेना देना। यहां पर वनडे परीक्षा के लिहाज से सो जाइए चश्मा लगा के, काहे कि चश्मा के भीतर हमको थोड़े पता चलेगा। हल्ला मत कीजिए, चश्मा लगा के एकदम मजा में सो रही है, मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। चलिए हल्ला ने, शांत रहिए। देखिए तो
यहां पर दो तीन बात है, आपसे पूछा जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत किन किन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? पाकिस्तान, बांग्लादेश और, ठीक है, एक ये बात हो गया। इसके बाद एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के किस समुदाय को भारत की नागरिकता लेने पर प्रतिबंध लगाता? आए मुस्लिम ना। क्या इस एक्ट से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता जाने वाली थी? नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। भारतीय मुसलमानों की नागरिकता इस एक्ट से नहीं जाने वाली थी, लेकिन विपक्षी लोगों ने अफवाह फैलाया कि इससे तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात समझ में आया? चलिए अब देखिएगा, यहां पर आइएगा, नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 हमें यह बताता है कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है। और नागरिकता अधिनियम 1955 ही हमें यह भी बताता है कि भारत की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 हमें यह बताता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त कितने प्रकार से हो सकती है और भारत की नागरिकता समाप्त कितने प्रकार से हो सकती है। भारत की नागरिकता प्राप्त 5 प्रकार से हो सकती है और भारत की नागरिकता समाप्त 3 प्रकार से हो सकती है। जो भारत की नागरिकता प्राप्त 5 प्रकार से हो सकती है, वो 5 प्रकार है: जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा है वंशीय परंपरा के आधार पर, वंशीय परंपरा के आधार पर। तीसरा है देशीयकरण के आधार पर। चौथा है पंजीकरण के आधार पर। और पांचवा है भौगोलिक विस्तार द्वारा, पांचवा है भौगोलिक विस्तार द्वारा। और भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है 3 आधार पर। पहला है परित्याग, दूसरा है बर्खास्तगी और तीसरा है वंचित किए जाने पर। तीसरा है वंचित किए जाने पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपसे यहां से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? तो आपसे यहां से यह पूछा जाता है, आपसे यहां से यह पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा भारत की नागरिकता खोने के संबंध में हमें जानकारी देता है क्या? कौन अनुच्छेद देता है या क्या देता है? नहीं समझे, ध्यान से सुनिएगा। भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा भारत की नागरिकता खोने के विषय में जानकारी देता है। आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नागरिकता प्राप्त करने की चर्चा नहीं है, नागरिकता खोने की चर्चा नहीं है, बल्कि नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता खोने के विषय में जानकारी हमें देता है नागरिकता अधिनियम 1955। बात समझ में आया? और देखिए, बात अगर आप नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता खोने की करें तो हम आपको बता दिया कितने आधार पर प्राप्त हो सकता है, कितने आधार पर खो सकता है। अब देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत कब लागू हुए हैं? 1948, 1949, 1950, 1951। आए 1949 ना, क्योंकि याद कीजिए
भारत का संविधान आंशिक तौर पर लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 को कई अनुच्छेद लागू हुए, जिसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 नहीं लागू हुआ था। और यह सब अनुच्छेद का संबंध नागरिकता से है, हाँ या ना? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 5 से 11 है ना जी। 5 से 9 तक 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। तो जब अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 9 तक 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, तो हम कह सकते हैं ना कि नागरिकता को लेकर भारतीय संविधान के प्रावधान लागू 1949 ईस्वी में हुए, हाँ या ना? देखिए यहां पर विद्यार्थी फंस सकता है, इसलिए फंसा करके क्वेश्चन पूछता है। और देखिए मैक्सिमम विद्यार्थी के दिमाग में क्या होता है? दिमाग में ये होता है कि नागरिकता को लेकर चर्चा भारतीय संविधान के भाग 2 में है, जो कि भारतीय संविधान का भाग है, और जो है आपको संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है नागरिकता संबंधी प्रावधान भी 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि नागरिकता संबंधी प्रावधान पहले लागू हो गया। तो 26 नवंबर 1900 जब संविधान सभा नामक चैप्टर पढ़ाए थे, वहां पर बताए थे, नहीं बताए? और हम बोले भी थे, बाद में पूछेंगे तो आप लोग गलत बोलिएगा। लेकिन सब लोग तो नहीं बोले हैं, लेकिन कुछ लोग जो बोले हैं वो सही जरूर बोले हैं। मतलब आप लोग अच्छे लोग हैं जो सही बोले हैं, और जो नहीं बोले हैं वो गड़बड़ लोग हैं, समझे? वो गलत लोग हैं, गंदा लोग हैं, समझे? आगे आ जाइए। अब इसको समझिएगा, इसको समझिएगा। देखिए इसको समझाने से पहले एक प्रश्न पूछा जाता है, बड़ी बदनाम क्वेश्चन है। देखिए जब हम बदनाम क्वेश्चन बोले तो आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन अनेकों परीक्षा में पूछा जा चुका, और उसके पूछने की संभावना भी है। दोनों बात है, समझ गए? बदनाम क्वेश्चन का मतलब यही समझना है, ठीक है? देखिए आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, गौर से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। ऐसे आप जवाब दे दीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है। भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी भौगोलिक विस्तार, ऑप्शन सी वंशीय परंपरा, ऑप्शन डी भारतीय बैंक में पैसा जमा। भारतीय बैंक में, तो भारतीय बैंक में पैसा जमा कर आप भारत की नागरिकता प्राप्त बोले ना? बड़ी बदनाम क्वेश्चन है। देखिए आप लोग जवाब दे दिए ना, हाँ तो यही है। चलिए अब यहां पे सुनिएगा, यहां पे सुनिए। जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे दी जाती है? कहा जाता है कि गुनगुनाइए मत, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। अभी उठा करके पूछेंगे ना, नहीं याद आ जाएगा। 4 को क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाइएगा। आप समझा रहे हैं तो समझिएगा ना, ठीक है? देखिए जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त होता है? देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म
26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय राज क्षेत्र में हुआ हो, यानी भारत में हुआ हो, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय राज क्षेत्र में हुआ हो और उसके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारतीय हो, उसके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारतीय हो, तो बच्चा भारत का नागरिक होगा, बच्चा भारत का नागरिक होगा और उसे भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर प्राप्त होगा। देखिए, अगर माता पिता दोनों भारतीय है तब पर भी वो भारतीय बनेगा, अगर दोनों में से एक है तब पर भी वो भारत का नागरिक बनेगा। लेकिन अगर दोनों नहीं है भारत के नागरिक, तब उसका बच्चा भारत का नागरिक नहीं बनेगा। जैसे अगर मान लिया जाए अमेरिका का राजदूत भारत में रह रहा है और वो अपनी पत्नी के साथ भारत में रह रहा है, वो राजदूत अमेरिका का है, उसकी पत्नी अमेरिका की है, और अगर भारत में रहते हुए अमेरिकी राजदूत को भारत में बच्चा पैदा हुआ तो क्या वह भारत का नागरिक हो जाएगा? नहीं, वो भारत का नागरिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका माता पिता दोनों अमेरिकी है, दोनों, इसलिए वह भारत का नागरिक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता पिता दोनों भारतीय है या दोनों में से कोई भी एक भारतीय है, तो वह जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा। और दूसरी बात आप यह जानिए कि अगर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता किसी भी सिचुएशन में समाप्त नहीं हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है, अगर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है, जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है, तो उसकी नागरिकता किसी भी सिचुएशन में समाप्त नहीं हो सकती है। जैसे कि हम जन्म के आधार पर भारत के नागरिक हैं, आप सभी लोग जन्म के आधार पर भारत के नागरिक हैं, ना हमारी नागरिकता कभी छीनी जा सकती है, ना आप सभी की नागरिकता कभी छीनी जा सकती है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप सभी की नागरिकता कभी नहीं छीनी जा सकती है, क्योंकि हम सभी लोग जन्म के आधार पर भारत के नागरिक। भले हम लोग कोई भी गंदा से गंदा कृत्य कर दिए हो, या फिर भारत के खिलाफ नारा लगाए हो, या फिर कोई भी गंदा काम किए हो, कोई भी अपराध किए हो, हम लोगों को सजा दी जा सकती है, फांसी पर लटका दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। बात कुछ समझ में आ रहा है? आपसे पूछा जाता है यह बात, किस आधार पर नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों की भारत की नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा जन्म के आधार पर। जन्म के, बात कुछ दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? क्लियर है? आए आगे आगे आइएगा आप। दूसरा है वंशीय परंपरा के आधार पर। अब इसको आप समझिएगा, वंशीय परंपरा के आधार पर इसको आप समझिएगा। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी या 1950 को या उसके बाद, वंशीय परंपरा वाला समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? वंशीय परंपरा। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो, रूस में हुआ हो, फ्रांस में हुआ हो, जर्मनी में हुआ हो, या किसी अन्य देश में हुआ हो, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर हुआ हो, भारत से बाहर हुआ हो, तथा उसके माता या पिता दोनों भारतीय हो या दोनों में से कोई भी एक भारतीय हो, तो वह वंशीय परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक होगा, क्योंकि उसके माता पिता दोनों भारतीय है या दोनों में से कोई भी एक भारतीय। जैसे अगर मान लिया जाए आप हैं, कल के डेट में आप है, समझिए ना, कल के डेट में आप
तैयारी कर रहे हैं, कल के डेट में आपको नौकरी नहीं होता है, ठीक है। शादी ब्याह कर लिए, शादी ब्याह भारत में किए, पत्नी भारतीय है, दोनों बिजनेस के पर्पस से अमेरिका चले गए, दोनों बिजनेस के पर्पस से अमेरिका चले गए और अमेरिका में ही रहकर बिजनेस करने लगे, जीवन यापन करने लगे। और फिर अमेरिका में रहते हुए ही आपको संतान हो गया, तो क्या वो संतान अमेरिका का नागरिक होगा? नहीं, नहीं, वो अमेरिका का नागरिक नहीं होगा, बल्कि वह भारत का नागरिक होगा, क्योंकि उस संतान का जो माता पिता है वो भारतीय है, इसलिए वह बच्चा भारत का नागरिक होगा। दोनों हो या दोनों में से कोई भी एक हो, दोनों में से कोई भी एक हो। बात समझ में आया? तो देखिए, जन्म और वंशीय परंपरा, अगर आप वंशीय परंपरा की भी बात करेंगे तो जिस व्यक्ति को वंशीय परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता मिली है उसकी भी नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती है, उसकी भी नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती, किसी भी सिचुएशन में समाप्त नहीं हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को भारत की नागरिकता देशीयकरण, पंजीकरण, भौगोलिक विस्तार द्वारा मिला है, उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है या उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती। गौर से सुनिएगा इस बात को, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, नोट में है या नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा के लिहाज से। जब परीक्षा थोड़ा क्वेश्चन डीप में जाएगा तो पूछा जा सकता है कि किस किस आधार पर नागरिकता प्राप्त अगर की जाए तो किसी भी स्थिति में नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती है। तो जन्म और वंशीय परंपरा, जन्म और वंशीय, लेकिन अगर भारत की नागरिकता देशीयकरण, पंजीकरण, भौगोलिक विस्तार द्वारा प्राप्त आप करते हैं तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती, छीनी जा सकती। दिमाग में घुसा कुछ आए? बताइए तो कौन कौन आधार पर नागरिकता प्राप्त करने पर नागरिकता नहीं छीनी जा सकती? जन्म और वंशीय परंपरा। और कौन कौन आधार पर नागरिकता प्राप्त करने पर नागरिकता छीना जा सकता है? देशीयकरण, पंजीकरण और, इतना बात समझ में आया? चलिए अब जन्म और वंशीय परंपरा समझ गए ना, आगे समझिए अब देशीयकरण। देशीयकरण देखिए, देशीयकरण के आधार पर नागरिकता, देखिए देशीयकरण जो होता है ना, एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है, एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। देशीयकरण जो होता है, देशीयकरण एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है, एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। यह सर्टिफिकेट अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है, यह सर्टिफिकेट भारत सरकार अगर किसी व्यक्ति को दे देता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाता है। देशीयकरण एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है, और अगर यह सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाता है। अब देशीयकरण का सर्टिफिकेट प्राप्त करने को लेकर कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है। देशीयकरण का प्रमाण पत्र ऐसे किसी को नहीं दे दिया जाता है, बल्कि देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने को लेकर कुछ शर्त है। अब प्रश्न यह उठता है कि देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने को लेकर क्या शर्त है? पहला शर्त यह है, वह व्यक्ति वयस्क हो और अच्छे चरित्र का हो, वह व्यक्ति वयस्क हो और अच्छे चरित्र का हो। दूसरा शर्त है, वह व्यक्ति भारतीय संविधान में वर्णित राजभाषाओं में से किसी भी एक भाषा का ज्ञाता हो। 22 गो राजभाषा है, उसमें से कोई भी एक भाषा वह व्यक्ति जानता हो। तीसरा शर्त है, वह व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखता हो, मतलब भारतीय संविधान में अपना विश्वास दिखाता हो कि नहीं, भारत के संविधान में हमको विश्वास है, भारत के संविधान में हमको विश्वास है। अगला शर्त यह है कि वह व्यक्ति अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो, और वह व्यक्ति अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो,
और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो और वह ऐसे देश का नागरिक हो जहां भारत के लोगों को देशीयकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती हो। यह तमाम शर्तों को फुलफिल करना होता है, यह सभी शर्तों को फुलफिल करना होता है और यह सभी शर्तों को फुलफिल करना होता है। जब कोई व्यक्ति ये सभी शर्तों को फुलफिल करता है तभी जाकर किसी व्यक्ति को देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया जाता है और जैसे देशीयकरण का प्रमाण पत्र मिल गया वैसे ही वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाता है। आगे सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति जितना भी शर्त हम आपको बताए हैं, वयस्क हो, अच्छे चरित्र का हो, भारतीय संविधान के 22 राजभाषाओं में से कोई भी एक भाषा का ज्ञाता हो, वह भारतीय संविधान की प्रति निष्ठा रखता हो, वह ऐसे देश का नागरिक हो जहां भारत के लोगों को देशीयकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती हो, वह अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो। ये जो तमाम शर्तें हैं, अगर कोई व्यक्ति इन शर्तों में से किसी भी शर्त को फुलफिल नहीं करता है, अगर कोई व्यक्ति इन शर्तों में से किसी भी शर्त को फुलफिल नहीं करता है, लेकिन विश्व शांति में, मानव कल्याण में, समाज सेवा में, साहित्य में योगदान अगर किसी व्यक्ति का होता है तो उसे भारत सरकार बिना किसी शर्त का देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे देता है। उसे भारत सरकार बिना किसी शर्त का देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे देता है और वह व्यक्ति को जब देशीयकरण का प्रमाण पत्र मिलता है तो वह भारत का नागरिक हो जाता है। जैसे मदर टेरेसा का नाम आप सुने होंगे। मदर टेरेसा कोई भी शर्त को फुलफिल नहीं करती थी, लेकिन मानव सेवा में उनका योगदान था और उसी आधार पर मदर टेरेसा को देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया गया और मदर टेरेसा भारत की नागरिक बन गई, भारत का नागरिक बन गई। तो एक तो देशीयकरण का प्रमाण पत्र लेने को लेकर जो शर्त है उसको फुलफिल करना है। अगर उस शर्त को फुलफिल कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है और उस व्यक्ति का समाज सेवा में, मानव कल्याण में, विश्व साहित्य में योगदान है तो उसे भारत सरकार देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे सकता है। जैसे मदर टेरेसा को देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया गया और मदर टेरेसा देशीयकरण के आधार पर ही भारत की नागरिक बनी थी। बात समझ में आया? इसके बाद आगे है पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन। देखिए, रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कुछ शर्त है। पहला शर्त यह है कि उसे लगातार 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा। अगर कोई विदेशी लगातार 7 वर्षों तक भारत में रहता है तो उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जा सकती है। या अगर कोई विदेशी स्त्री भारतीय पुरुष से विवाह करती है तो उसे पंजीकरण के आधार पर ही भारत की नागरिकता मिलती है। जैसे सोनिया गांधी इटली की रहने वाली थी, राजीव गांधी से विवाह की और उन्हें पंजीकरण के आधार पर ही भारत की नागरिकता मिली है। पंजीकरण के आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता मिली है, पंजीकरण के आधार पर। और इसलिए सोनिया गांधी की नागरिकता जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी की बात करेंगे तो राहुल गांधी की नागरिकता कभी नहीं जा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी के माता पिता दोनों भारतीय थे। जन्म के आधार पर राहुल गांधी भारत का नागरिक है। राहुल गांधी की नागरिकता कभी नहीं जा सकती है, क्योंकि जन्म के आधार पर राहुल गांधी भारत के नागरिक है। लेकिन सोनिया गांधी को पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दी गई है, इसलिए सोनिया गांधी की नागरिकता जा सकती है। ठीक है। इसके बाद भौगोलिक विस्तार। देखिए, भौगोलिक विस्तार द्वारा नागरिकता प्राप्त कैसे किया जा सकता है। देखिए, मान लिया जाए भारत मान लिया जाए भारत पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का वह भाग जो पाकिस्तान के अधीन हो, कश्मीर का वह भाग जो पाकिस्तान के अधीन हो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट है, रक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट है, पीओके को कब्जा करेंगे। हाल फिलहाल का स्टेटमेंट है, रक्षा मंत्री का, प्रधानमंत्री दोनों का स्टेटमेंट है हाल फिलहाल का।
2024 में चुनाव है, कर भी सकता है। अरे बीजेपी के पास मुद्दा क्या है? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, बस वही तो मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा क्या है उसके पास? अब राम मंदिर था, राम मंदिर बनवाइए दिया है। अनुच्छेद 370 समाप्त करना था, 370 समाप्त करिए दिया है। तब मुद्दा बचा कहां बीजेपी के पास? राष्ट्रवाद। समझे? तो करियो सकता है, मोदी का कोई भरोसा ना है। कर दे, बढ़िया बात है, ये कोनो खराब बात थोड़े है। देखिए, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का इतिहास जब आप पढ़िएगा ना, तो अंग्रेज करोड़ों रुपया में जम्मू कश्मीर डोगरा वंश के शासकों को दे दिया। और डोगरा वंश के अंतिम शासक हरि सिंह हुआ। हरि सिंह ने घोषणा किया, हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया कि हम पूरे कश्मीर को भारत में मिलाते हैं। तो पूरा कश्मीर तो भारत में हरि सिंह के द्वारा मिलाया गया है, पूरा कश्मीर तो हरि सिंह के द्वारा भारत में मिलाया गया है। तो कश्मीर तो भारत का है, लेकिन जबरदस्ती पाकिस्तानी जो है कब्जा कर ले है। उसमें थोड़ा बहुत गलती प्रधानमंत्री नेहरू का हुआ है, लेकिन नेहरू जानबूझकर गलती नहीं किया है, ना चाहते हुए भी प्रधानमंत्री नेहरू से गलती हो गया है। और पाकिस्तान के लोग अगर नैतिकतावान होते, उनमें नैतिकता बचा हुआ होता, तो हमको लगता है जम्मू कश्मीर दे देता। लेकिन पाकिस्तान के लोगों में नैतिकता है ही नहीं, इसलिए नहीं दिया है। और अगर मान लिया जाए पीओके पर आक्रमण करके भारत की सेना पीओके को भारत में मिलाती है, तो ये सही काम है, ये सही काम है। लेकिन यही है कि युद्ध में लोग मारे जाएंगे, तो ये जो है थोड़ा दिक्कत है। बाद बाकी पीओके को मिलाना भारत में, ये सही है। और ये काम मोदी जी कर सकते, मोदी जी कर सकते, समझे? मोदी जी के अलावा हमको नहीं लगता है कोई कर सकता। ठीक है, तो हाल फिलहाल का स्टेटमेंट है रक्षा मंत्री सबका, पीओके पर आक्रमण करेंगे। अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि जैसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, अगर पीओके पर आक्रमण करके भारत की सेना पीओके को जीत लेती है, तो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग होंगे वो भारत के लोग हो जाएंगे, क्योंकि पीओके को भारत ने जीता है। और पीओके को भारत जीतेगा, मतलब भारत ने अपने भौगोलिक सीमा का विस्तार किया। अगर पीओके को जीत करके भारत की सेना भारत में मिलाता है, तो भारत के भौगोलिक सीमा का विस्तार हुआ। और जब भारत के भौगोलिक सीमा का विस्तार होता है, तो उस क्षेत्र के लोगों को भारत की नागरिकता भारत सरकार एकमात्र अधिसूचना जारी करके दे सकता है। भारत सरकार सिर्फ एक अधिसूचना जारी करेगा, हमने पीओके को जीत लिया है। पीओके के लोग फलना तारीख से भारत के लोग होंगे, सिर्फ इतना अधिसूचना जारी कर देंगे तो पीओके के लोग भारत के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। पीओके के लोगों को पंजीकरण करवाने की कोई आवश्यकता। या फिर मान लिया जाए भारत, ऐसे भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है सही ना है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सही नहीं है। ठीक है, ये कोई ये वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं पिछले साल 2 साल पाकिस्तान का न्यूज आप देख सकते हैं, पाकिस्तान का न्यूज आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी डमाडोल है। और जानते हैं महात्मा गांधी को जानते हैं ना आप लोग? महात्मा गांधी को लगा था कि बाद में पाकिस्तान तो भारत में मिला ही लिया जाएगा, इसलिए महात्मा गांधी भारत विभाजन के पक्ष में मतदान कर दिए। और उस समय की स्थितियां ऐसी थी कि गांधी जी को भारत विभाजन के पक्ष में मतदान करना पड़ा था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम राइट जोरों पर था, यानी दंगा जोरों पर था, बहुत दंगा हो रहा था। समझ गए? हिंदू मुसलमान को काट रहा था, मुस्लिम हिंदू को काट रहा था, दोनों एक दूसरे को काट रहा था। जहां पर जिसका पल्ला भारी था, कहीं पर हिंदू का पल्ला भारी था तो हिंदू मुसलमान को काट रहा था, कहीं पर मुसलमानों की संख्या अधिक थी तो मुसलमान हिंदू को काट रहा था। और उस दंगा को समाप्त कोई नहीं कर रहा था, कोई दंगा को समाप्त करने का प्रयास भी नहीं कर रहा था। सिर्फ एक महात्मा गांधी थे, अकेले शख्स थे जो जगह जगह जाकर दंगा को समाप्त कर रहे थे। महात्मा गांधी अपनी आंखों से दंगा को देख रहे थे और जिन्ना एकदम अड़ल था, हमको तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, पाकिस्तान से कम हमको कुछ नहीं चाहिए। और फिर माउंटबेटन साहब भी गांधी जी को समझाए, देखिए पाकिस्तान दे दीजिए, नहीं तो मानवता का शर्मसार हो रहा है। समझ गए? तो गांधी को लगा कि नहीं, कर देना चाहिए। और गांधी जी तो यह सोच रहे थे कि बाद में समझा बुझा करके पाकिस्तान को मिला लेंगे भारत में। गांधी जी की यह सोच थी। गांधी जी ने यह वक्तव्य भी दिया था, यह वक्तव्य गांधी जी ने दिया था और गांधी जी की यह सोच भी थी।
मान लिया जाए गांधी जी भी गुजराती, मोदी जी भी गुजराती। मान लिया जाए कि गांधी जी का सपना मोदी जी पूरा किए हैं कुछ, स्वच्छ भारत। गांधी के सपनों का भारत कैसा हो? स्वच्छ भारत हो। गांधी के सपनों का भारत कैसा हो? स्वस्थ भारत हो। तो स्वच्छता अभियान नहीं चलाए हैं मोदी जी? चलाए हैं। स्वस्थ भारत की अभिकल्पना मोदी जी ने नहीं किया है? किया है मोदी जी ने, किया है मोदी जी ने। गांधी जी तो चले गए, पूरे पाकिस्तानी को हड़प ले मोदी जी। ऐसा भी तो हो सकता है। या पाकिस्तान के शासक के साथ समझौता करे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहे कि आइए मिल लीजिए, ठीक है। और अगर मान लिया जाए, खैर ये तो मुमकिन है नहीं, कभी नहीं मुमकिन है, लेकिन फिर भी एक एज्यूम कीजिए कि अगर ऐसा हो जाता है, समझ, अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, भारत अगर पाकिस्तान को जीतकर भारत में मिला लेता है, तो इससे भारत के भौगोलिक सीमा का विस्तार होगा। और जब भारत के भौगोलिक सीमा का विस्तार होगा तो भारत सरकार सिर्फ एकमात्र अधिसूचना जारी करेगा, और उस अधिसूचना के जरिए भारत सरकार यह कहेगा कि पाकिस्तान के लोग फलना तारीख से भारत के लोग होंगे। सिर्फ एकमात्र अधिसूचना मात्र से पाकिस्तान के लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे। इस आधार पर जो भारत की नागरिकता दी जाती है उसे ही भौगोलिक विस्तार द्वारा नागरिकता कहा जाता है। तो यह तमाम आधार है जिस आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। बात समझ में आया? हाँ या ना? चलिए, इसके बाद आपको भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है 3 आधार पर: परित्याग, बर्खास्तगी और वंचित। ये 3 आधार पर समाप्त हो सकती है। अब देखिएगा, हमने आपको बताया है कि जो भारत की नागरिकता है, भारत की नागरिकता है, भारत की नागरिकता के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 देता है। अब देखिएगा, प्रश्न ये उठता है, अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 7 में क्या है, अनुच्छेद 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है। देखिए, ऐसे हर अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इन अनुच्छेदों में कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, जैसे 6, 9, 11। 6, 9, 11 ये 3 गो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। खैर 3 गो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है मतलब उससे नहीं है, हम लोग सब जान लेते हैं। क्या दिक्कत है? सब जानने में कोई दिक्कत थोड़े है। याद रख लेंगे सिर्फ 6, 9, 11 को, 6, 9, 11 को याद रख लेंगे, ऐसे जान लेते हैं हम लोग सब अनुच्छेद। बात क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा गुरुजी लोग, गुरुजी साहब 1 सेकंड में बताइएगा। हाँ आइए तो इतना याद करते हैं। ये देखिए वाह महाराज सेल्फी लेने के चक्कर में रहते हैं। चलिए, जानते हैं जीवन में जो है सामंजस्य बैठा करके चलना चाहिए। और देखिए, जीवन के गाड़ी को उतना ही गति से लेकर चलना चाहिए जितना पे कंट्रोल किया जा सके, समझ गए? और गाड़ी भी उतना ही तेज चलाना चाहिए जितना पर कंट्रोल किया जा सके, नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है कभी होइएगा तब पता चलेगा, ठीक है? चलिए, नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार किसके पास आए? नागरिकता को लेकर कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है? दीदी जी लोग बोलिए, मुंह तोड़ देंगे ना तो हम। आप लोग भी बोलिए, बोलिएगा, बोलने से याद होता है। क्या होता है? इसलिए बोलना है। क्या करना है? नागरिकता को लेकर कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है? नागरिकता प्राप्त करने को लेकर कानून कौन बनाता है? नागरिकता समाप्त करने को लेकर कानून कौन आए? अच्छा, संसद को यह अधिकार भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद देता? कौन अनुच्छेद? कौन अनुच्छेद? और नागरिकता को लेकर भारत की संसद ने कानून कब बनाया? कब बनाया है? 1900। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, नागरिकता को लेकर भारत की संसद ने अधिनियम कब बनाया? 1900। नागरिकता अधिनियम 1955 में आज तक संशोधन हुआ है? हाँ या ना? हुआ है ना? नागरिकता अधिनियम 1955 में कब कब संशोधन हुए हैं? फिर से, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कब कब हुए हैं? चलिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 किन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत का नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार देता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अच्छा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता? हाँ क्लियर? चलिए, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती? कौन कौन?
जन्म और वंशीय परंपरा के आधार पर प्राप्त नागरिकता कभी समाप्त हो सकती है? नहीं ना। देशीयकरण, पंजीकरण, भौगोलिक विस्तार द्वारा अगर नागरिकता प्राप्त किया जाता है तो समाप्त हो सकती है, हाँ या ना? राहुल गांधी की नागरिकता जाएगी, सोनिया गांधी क्यों? क्योंकि वो पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की, इसलिए सोनिया गांधी की नागरिकता जा सकती, लेकिन राहुल गांधी की क्लियर। नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती, कौन कौन? क्लियर। चलिए अब आगे आइए। हट, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। शांत होइए। चलिए खत्म कर देना है इस चैप्टर को, लटके रहने से कोई मतलब है नहीं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है नहीं, जितना पूछा जाता है उतना बता दे रहे हैं, ठीक है? खत्म होगा तभी जाएंगे, चाहे 5 मिनट में खत्म हो जाए, आधा घंटा में खत्म, उससे पहले सांस भी नहीं लेना है। अनुच्छेद 5 ध्यान से सुनिए। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, बात उतनी नहीं कर रही है जी, है? चलिए अनुच्छेद 5 देखिए। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 हमें क्या जानकारी देता है? अनुच्छेद 5 हमें यह जानकारी देता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की क्या शर्तें थी। अनुच्छेद 5 हमें यह जानकारी देता है कि संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की क्या शर्तें थी। यानी जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय किस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय किस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी। देखिए अनुच्छेद 5 में 3 शर्तों की चर्चा की गई है। जो 3 शर्तों की चर्चा की गई है उसमें एक शर्त यह है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो, या अगर किसी व्यक्ति के माता या पिता दोनों का जन्म भारत में हुआ हो, या दोनों में से किसी भी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। एक बार ध्यान से इस बात को सुनिएगा। अनुच्छेद 5 क्या जानकारी देता है? अनुच्छेद 5 हमें संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने के शर्तों के विषय में जानकारी देता है। यानी जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की क्या शर्तें थी, यह जानकारी अनुच्छेद 5 देता है। और अनुच्छेद 5 यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता या पिता में दोनों का जन्म भारत में हुआ हो, या दोनों में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो, यानी 26 जनवरी 1950 के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को अगर कोई व्यक्ति फुलफिल करता था तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाता था। इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को अगर कोई भी व्यक्ति फुलफिल करता था तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाता था। इस शर्त नहीं हो, याद रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन याद रखिएगा, कौन अनुच्छेद हमें संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने के विषय में जानकारी देता है? अनुच्छेद नहीं भी याद रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज तक ना पूछा है, ना पूछने की कोई संभावना है, ना पूछता है, ठीक है, ना पूछता है अनुच्छेद 5। इसके बाद अनुच्छेद 6, देखिए ध्यान दीजिए। आप सब लोग जानते हैं कि भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में 15 अगस्त 1947 को आई, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो भारत के कुछ लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के क्षेत्र से कुछ लोग भारत आए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए ना, आपका कॉमन सेंस बता देगा ऐसा हुआ है। इसके लिए आपको इतिहास की या भूगोल की या नागरिक शास्त्र की कोई भी पुस्तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब भारत का विभाजन हुआ और भारतीय भूभाग को काटकर ही पाकिस्तान बना है,
और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना है। तो पाकिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले जो हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, वे लोग भारत आए। और भारत में जो मुसलमान रह रहे थे, जिनके लिए पाकिस्तान बना, भारत में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान चले गए। भारत में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान चले गए। तो जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो भारत के कुछ लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के कुछ लोग भारत आए। अब पाकिस्तान के जो कुछ लोग भारत आए, उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? और दी जानी चाहिए भी, दी जानी चाहिए। और देखिए, भारत देश का प्रकृति समझिए आप, और पाकिस्तान का प्रकृति आप समझिए। आप स्वयं थोड़ा सा सोचिए, पाकिस्तान का निर्माण किसके लिए हुआ? मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए। अगर भारत कट्टर देश होता, अगर भारत रूढ़िवादी देश होता, तो भारत की सरकार भारत के सभी मुसलमानों को भारत से बाहर कर देता, कहता आप जाइए पाकिस्तान, क्योंकि मुसलमानों के लिए ही अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना है। लेकिन क्या भारत सरकार ने ऐसा किया? नहीं किया। तो भारत की प्रकृति को समझिए, मतलब भारत देश हर समुदाय को एक्सेप्ट करता है, हर धर्म को एक्सेप्ट करता है। क्या भारत का कोई राजनेता, चाहे सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, क्या कोई कहा कि सब मुसलमान चले जाए पाकिस्तान? कोई नहीं कहा है, कोई नहीं कहा है, कोई भी नेता नहीं कहा है। सिर्फ हिंदू महासभा के नेताओं को छोड़कर, आरएसएस के नेताओं को छोड़कर, क्योंकि आरएसएस और हिंदू महासभा हिंदूवादी संगठन था, वो तो हिंदू की वकालत करता ही कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए। और गांधी जी की जो हत्या हुई है, गांधी जी के हत्या के मूल में यही कारण है। हिंदूवादी संगठनों का यह मानना था कि जब मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना है, तो ये बुढ़ाऊ काहे मुसलमान को भारत में रख रहा है? और ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक बात आप जान लीजिए, भारत पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आजादी से लेकर आज तक बना रहा है, इसलिए आज विश्व की 5 बड़ी इकोनॉमी में भारत शामिल है। और पाकिस्तान ने अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया, देख लीजिए, भूखा नंगा हो गया है। समझ गए? तो हिंदू राष्ट्र की अभिकल्पना सही नहीं थी और सही नहीं है। अरे आप स्वयं सोचिए ना जी, आप स्वयं थोड़ा सा सोचिए ना। आप एक बॉडी है, आप डेली सिर्फ और सिर्फ दाल भात चोखे खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दाल भात चोखा। पाकिस्तान मुस्लिम देश है, सिर्फ वहां पर मुसलमान रह रहा है, डेली भात दाल चोखा खाइए, कैसा अनुभूति होगा, कैसा एहसास होगा? थोड़ा सोचिए, आपके बॉडी का क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचिए। सिर्फ दाल भात चोखा में तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, खनिज लवण पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। पूरा मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन वही आप एक दिन दाल भात चोखा खा रहे हैं, एक दिन मीट भात खा रहे हैं, एक दिन रोटी पनीर खा रहे हैं, एक दिन रोटी तड़का खा रहे हैं, एक दिन दूध रोटी केला खा रहे हैं। समझे? तो सोचिए, एकदम हिष्ट पुष्ट हो जाइएगा, आपके शरीर का वृद्धि हो जाएगा, विकास हो जाएगा। आप सोच पा रहे हैं इस बात को? हम क्या बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान ऐसे भूखा नंगा देश हो गया है। और देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को देखिए, सुनिए, समझिए।
जब पाकिस्तान अब स्पष्ट हो गया कि नहीं पाकिस्तान बनेगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना कहने लगा ना मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान को नहीं घोषित करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत तेज था, बड़ी दूरदर्शी था, उसको पता था कि अगर मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देंगे तो कल के डेट में जाकर पाकिस्तान भूखा नंगा देश हो जाएगा, और वही हुआ, वही हो गया। और मोहम्मद अली जिन्ना चाह रहा था भारत की भांति पाकिस्तान को भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दे, लेकिन उनके अलावा जो अन्य मुस्लिम लीग के नेता थे, पाकिस्तान की जो मुस्लिम आबादी थी, वो मोहम्मद अली जिन्ना तक के बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहा ना क्या बात करते हैं हम लड़ के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान लिए हैं, आप कह रहे हैं हिंदुओं रहेगा, सिखों रहेगा, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मुसलमान रहेगा। मोहम्मद अली जिन्ना कहा ठीक है, और उसी का परिणाम देख लीजिए क्या हो गया है, समझ गए। तो भारत ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा है, ऐसे ही विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन गया है भारत। उसमें भारत की नीतियां है, भारत का सकारात्मक सोच है। वही पाकिस्तान नकारात्मक सोच वाला देश है। पाकिस्तान एक हमारा ऐसा पड़ोसी देश है जो हमारी उन्नति को देखकर हमसे जलता है, जबकि उसको ऐसा होना चाहिए कि भारत जिस रास्ता पर चल रहा है उसी रास्ता पर हम चले, और भारत के रास्ता का सिर्फ अनुसरण करे तो पाकिस्तान बहुत आगे चल जाएगा। लेकिन करेगा थोड़े, सिर्फ जलेगा। जलने से थोड़े कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। सोचने से कुछ नहीं होता है, जलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है, काम करने से होता है, सकारात्मक सोच रखने से होता है। तो अगर पाकिस्तान सकारात्मक सोच रखते हुए भारत जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग पर चले तो पाकिस्तान भी आज भूखा नंगा देश नहीं होता। मतलब भारत पाकिस्तान की कहानी हमें यह भी सीख देता है कि हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, हमें अपने पड़ोसी से जलना नहीं चाहिए। अगर हमारा पड़ोसी आगे बढ़ रहा है तो उनकी नीतियों पर चलते हुए हम भी आगे बढ़ सकते हैं, समझ गए, ऐसा होना चाहिए। तो ये सब तो बताए, इस सबको बताने के पीछे कारण यह था। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अब आइएगा देखिए। आपको अनुच्छेद 6 यह कहता है 19 जुलाई 1948, अनुच्छेद 6 यह कहता है 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद पाकिस्तान से आने वाले लोगों को भारत की नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत दी जाएगी। यानी एक लाइन में कहे तो अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आने वाले लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आने वाले लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है, भारत की नागरिकता प्रदान करता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आने वाले लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करता। इसके बाद अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 की अगर आप बात करेंगे तो जो अनुच्छेद 7 है क्या कहता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, कुछ लोग, कुछ मुसलमान पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन मुसलमानों में जो बुद्धिजीवी मुसलमान था वो पाकिस्तान जाकर देख लिया। बुद्धिजीवी मुसलमान, बुद्धिजीवी मुसलमान, वो पाकिस्तान में जब कुछ दिन रहा तो उसको लगा कि ना पाकिस्तान से बढ़िया भारत ही है, तो फिर वो मुसलमान भारत आ गया, भारत आ गया। तो देखिए गौर से सुनिएगा, जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो पाकिस्तान के कुछ लोग भारत आए और भारत के कुछ लोग भी पाकिस्तान गए। तो अब देखिए भारत के कुछ लोग जो पाकिस्तान गए और फिर वो पाकिस्तान से लौट आए भारत, उस प्रकार के लोगों को भारत की नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दी गई, अनुच्छेद 7 के तहत दी गई। और देखिए एक बात हम यहां पर और बताना चाहते हैं, आप सुनिए, इस बात को समझिए। वर्तमान में भारत में रहने वाले जो मुस्लिम है, वर्तमान में भारत में रहने वाले जो मुस्लिम है, वो और उनके देशभक्ति पर कभी भी शक नहीं किया जा सकता है। क्यों शक नहीं किया जा सकता है? तो इसलिए शक नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके पास ऑप्शन था, उनके पास चॉइस था कि वो पाकिस्तान भी जा सकता था, लेकिन भारत को उन्होंने चुना क्योंकि उन्हें भारत से लगाव था, क्योंकि उन्हें भारत की मिट्टी से लगाव था। तो वर्तमान में रहने वाले जो भारतीय मुसलमान हैं, उनको जो पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है, उनके देशभक्ति पर जो सवाल खड़ा किया जाता है, यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। अगर उनके मन में पाकिस्तान प्रेम होता, उसी समय वो पाकिस्तान चले जाता, वो भारत में नहीं रहता। तो इसलिए वर्तमान के मुसलमानों पर, वर्तमान मुसलमानों के देशभक्ति पर कोई शक नहीं किया जा सकता है और वो पाकिस्तानी प्रेमी है ऐसा नहीं कहना चाहिए और ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वो हिंदुस्तान प्रेमी था इसलिए वो भारत में है, वो देशभक्त था इसलिए वो भारत में है। तो कुछ समझ में आया है अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7? अनुच्छेद 6 और 7 दोनों एक ही बात है कि दोनों अलग 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 है? मानचित्र पर, मानचित्र पर ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान से सीधे जो भारत आया उसे नागरिकता अनुच्छेद 6, भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से भारत, अनुच्छेद, समझ में आया? क्लियर है ना? 5 6 7 क्लियर? बताइए एक बार फिर से।
संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों। अनुच्छेद, पाकिस्तान से आने वाले लोगों को भारत की नागरिक, भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से भारत। अनुच्छेद, क्लियर ना? देखिए इतना कहानी बोले तब ना आराम से समझ गए। चलिए अब आइए, अब अनुच्छेद 8 है अल्लाह ने। अनुच्छेद 8 देखिए, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 देखिए, एगो होता है पीआईओ, 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 पीआईओ। अनुच्छेद 8 को समझने से पहले पीआईओ को समझिए। अगर आप पीआईओ को समझ लिए तो आप अनुच्छेद 8 को समझ लिए, ठीक है? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हिंदी होता है भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति क्या होता है, इसको गुरुजी लोग समझिएगा थोड़ा सा। देखिए एक बात बताइए, हम भारतीय हैं, हम भारतीय मूल के हैं, इसलिए हैं क्योंकि हमारी मां और हमारे पिताजी भारतीय हैं, हम भारतीय मूल के हैं, इसमें किसी को शक नहीं ना है? हाँ। लेकिन अगर मान लिया जाए अभी हम भारतीय मूल के हैं, 2023 में हम भारतीय मूल के हैं, भारत के नागरिक हैं, ठीक है? लेकिन मान लिया जाए कि हम 2024 में अमेरिका गए, मान लिया जाए, समझिए ना महाराज, मान लीजिए, ठीक है? और अमेरिका गए, अमेरिका भ्रमण किए, तो लगा कि नहीं अमेरिका की नागरिकता हमें ले लेनी चाहिए, अमेरिका ठीक है, अमेरिका सुरक्षित देश है, अमेरिका में ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, अमेरिका में जीवन ज्यादा भौतिकवादी हो सकता है, ज्यादा सुखमय जीवन हो सकता है। तो हम अमेरिका गए और हम अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिए, अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिए। 2025 में हम अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिए, 2025 में हम अमेरिका के नागरिक हो गए। भले ही 2025 या उसके बाद हम अमेरिका के नागरिक हो गए हो, लेकिन हमारा ओरिजिन भारत ही है, हमारा ओरिजिन भारत ही है। मतलब समझिएगा, कोई वैसे नागरिक जो मूल तौर पर भारत के नागरिक रहा हो, लेकिन वर्तमान में वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, लेकिन वर्तमान में वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उस प्रकार के नागरिकों को भारतीय मूल का नागरिक कहा जाता है। जैसे हम 2025 में हो गए भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के नागरिक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब हमारा ओरिजिन भारत में है, हमारी उत्पत्ति भारत में हुई है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के वजह से अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिए। कुछ समझ में आ रहा है? या फिर इसको ऐसे समझिए, मान लिया जाए कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी भारत के थे, भारत के थे, लेकिन हमने ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर ली। तो हमारे वंशज, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, यानी हमारे वंशज भारत के नागरिक रहे हैं। तो हमारी उत्पत्ति का संबंध तो भारत से ही है, भले हम ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर लिए हो, वो अलग बात है। जैसे आपको ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उनके पूर्वज का संबंध भारत से रहा है, वो भारत का नागरिक नहीं है, ऋषि सुनक भारत का नागरिक नहीं है, और ऋषि सुनक का जन्म भारत में नहीं हुआ है। लेकिन उनके पूर्वज का संबंध भारत से रहा है, उनके पूर्वज भारतीय थे, इसलिए ऋषि सुनक को भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, कमला हैरिस, उनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, उनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, लेकिन उनके वंशज, उनके पूर्वज भारत से रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड है। समझ गए? तो ये बात है। तो कुछ समझ पा रहे हैं आप? यानी अगर किसी का पूर्वज या वह स्वयं कभी भी भारत का नागरिक रहा है, लेकिन वर्तमान में वह किसी अन्य देश का नागरिक है, उस प्रकार के लोगों को ही भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। कुछ समझ में आया? और देखिए ध्यान दीजिएगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात को याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान का नागरिक रहा है, बांग्लादेश का नागरिक रहा है, श्रीलंका का नागरिक रहा है, नेपाल का नागरिक रहा है, भूटान का नागरिक रहा है, चीन का नागरिक रहा है, अगर कोई व्यक्ति इन देशों का नागरिक रहा है तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की श्रेणी में नहीं आएंगे। मतलब अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा है
जो बांग्लादेश का नागरिक रहा है, पाकिस्तान, चीन का नागरिक रहा है, वो पीआईओ की श्रेणी में नहीं आएगा। इस बात को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। अब देखिए, भारत की सरकार हमेशा नागरिकता प्रदान करने को लेकर अपना दरवाजा खोल के रखता है। देखिए, ऋषि सुनक अगर मान लिया जाए भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, कितनी बड़ी बात है ये अपने आप में, थोड़ा आप सोच करके देखिए। कमला हैरिस भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेती है, कितनी बड़ी बात है ये अपने आप में, थोड़ा सोच करके आप देखिए। तो अब अनुच्छेद 8 पर आइए। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान करने संबंधी घोषणा करता है। यानी भारतीय मूल के लोगों को जो नागरिकता प्रदान किया जाता है वो अनुच्छेद 8 के तहत, भारतीय मूल के लोगों को जो नागरिकता प्रदान किया जाता है वह अनुच्छेद, कुछ समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? समझ पा रहे हैं ना? हाँ। यानी ऋषि सुनक भारत की नागरिकता ले सकते हैं 8 के तहत, कमला हैरिस भारत की नागरिकता ले सकते हैं अनुच्छेद 8 के तहत। क्लियर? इसके बाद अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 9 यह कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक, अनुच्छेद 9 यह कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 यह कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए कि हम अपनी स्वेच्छा से अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो हमारी जो भारत की नागरिकता होगी वो समाप्त हो जाएगी। अगर मान लिया जाए कि हम अमेरिका की नागरिकता अपनी इच्छा से ग्रहण कर लिए तो जो हमारी भारत की नागरिकता हो जाएगी वह क्या हो जाएगी? समाप्त। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक ही भारत का नागरिक बना रह सकता है जब तक कि संसद उस प्रकार का विधान का निर्माण करता है। अनुच्छेद 10 यह कहता है कि कोई व्यक्ति तब तक भारत का नागरिक बने रह सकता है जब तक कि संसद उस प्रकार के विधान का निर्माण करता है। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति पंजीकरण, देशीयकरण या भौगोलिक विस्तार द्वारा भारत का नागरिक बना है। अब पीओके को भारत में मिला लिया गया तो भौगोलिक विस्तार द्वारा पीओके के लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन कल के डेट में भारत सरकार का मन हुआ कि पीओके को स्वतंत्र कर दे तो फिर से पीओके के लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, या फिर पीओके को छोड़िए, पीओके को मिलाएगा तो कभी थोड़े छोड़ेगा भारत, कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मान लिया जाए कि एक ऐसा सिचुएशन आया कि पाकिस्तान को भारत में मिला लिया गया, पाकिस्तान को भारत में मिला लिया गया और भौगोलिक विस्तार द्वारा अधिसूचना जारी कर पाकिस्तान के लोगों को भारत का नागरिक बना दिया गया। लेकिन कल के डेट में जाकर पाकिस्तान में मोदी जैसा ही पागल कोई प्रधानमंत्री बना, ठीक है, और वो भारत से पाकिस्तान को स्वतंत्र करवा लिया, भारत से पाकिस्तान को स्वतंत्र करवा लिया, तो फिर पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाएगा तो पाकिस्तान के लोग क्या भारत के नागरिक रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो यही कहता है कि संसद जब तक नागरिकता को लेकर, भारत की नागरिकता को लेकर विधान का निर्माण करता है तब तक ही कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बने रह सकता है, अदरवाइज नहीं। वही अनुच्छेद 11 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 11 यह कहता है कि नागरिकता की प्राप्ति तथा नागरिकता समाप्ति को लेकर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। नागरिकता प्राप्ति तथा नागरिकता समाप्ति को लेकर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को। तो 1 मिनट में बताइए जल्दी, संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कितना? पाकिस्तान से आने वाले लोगों को भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारतीय मूल के लोग, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत की संसद जब तक नागरिकता को लेकर, इसके बाद नागरिकता को लेकर, नागरिकता अर्जन या नागरिकता समाप्ति को लेकर कानून बनाने का अधिकार किसके पास आए? भारत की। अब देखिए 3 अनुच्छेद में टिक मार लीजिएगा, 6, 9, 11, 6, 9, 11, 6, 9, 11, 6, 9, 11 टिक मारे। इसको 1 सेकंड में फिर से याद करें। चलिए बताइए, पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिक, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता आए, भारत की नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को कौन अनुच्छेद देता? कौन अनुच्छेद देता? क्लियर हुआ? खत्म। नागरिकता क्वेश्चन आंसर भी बहुत कम होगा, इतना पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ना आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला चैप्टर क्या है? मौलिक। अगले क्लास में मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। ठीक है, रुकिए ना, थोड़ी याद हो गया ना? घर जाकर के नोट पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन बना लीजिएगा। धन्यवाद, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। बोलिए।
क्या? कहां? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप